नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। कांग्रेस को गोवा में एक झटका लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर देशवासी की अब होगी हेल्थ आईडी और एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सभी सुविधाएं। डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई है, लेकिन इन सब के बीच आज का दिन किसानों के नाम रहा। किसान आंदोलन को आज 1 साल हो गया है। 1 साल पहले पंजाब के किसानों ने जो कृषि कानूनों को विरोध में प्रदर्शन किया था, उसे 1 साल हो गया। इस मौके पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया। तो सबसे पहले इस किसान आंदोलन की ही बात, जो आज पूरे भारत में जिसका असर नजर आया है। सोमवार के दिन करीब 25 राज्यों में इसका असर देखा गया है, पंजाब से लेकर केरल तक। सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक कई महत्वपूर्ण हाईवे और रेल पटरियों को जाम किया गया। कई जगह रेलगाड़ी रुकी रही, कई रेलगाड़ियों के रूट बदले गए। दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त जाम रहा है। दिल्ली से जो भी सीमा लगती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या फिर हरियाणा की, सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में दिखाई दिया है। पंजाब और हरियाणा के लगभग सभी बड़े हाईवे और रेल पटरियों को बंद कर दिया गया। तो एक तरफ जहां किसान सड़कों पर उतरे, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग किसानों के साथ दिखाई दिए, लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि भारत बंद नहीं है, बल्कि भारत खुला है। लोग अपने अपने शहरों की तस्वीर पोस्ट करने लगे। ट्विटर पे हैशटैग भारत खुला है एक समय पे ट्रेंड भी करने लगा। और अब बात गोवा की। यहां पे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता लुइजिनो फिलेरो ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गोवा कांग्रेस की प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया था। फिलेरो के तृणमूल कांग्रेस में जाने की खबर है। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में अब कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 4 रह गई है। 2017 में कांग्रेस ने गोवा में 17 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के बाद अब अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के निशाने पर आ गई है। पांचजन्य ने अपने कवर पेज पर अमेजॉन के संस्थापक और चेयरमैन जेफ बीजोस की तस्वीर छापी है और पूछा है कि आखिर उनकी कंपनी ऐसा क्या गलत करती है कि उसे घूस देने की जरूरत पड़ती है। पांचजन्य ने पूछा है कि क्यों इस भीमकाय कंपनी को देसी उद्यमिता, आर्थिक स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं लोग। कवर पेज पर अमेजॉन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के तौर पर दिखाया गया है। हाल ही में अमेजॉन की ओर से मोटी कानूनी फीस देने पर सवाल उठा है। इसके खिलाफ कंपनी ने खुद आंतरिक जांच शुरू भी की है। सरकार ने भी घूस देने के आरोपों की जांच की बात कही है। What the RSS says about Amazon is irrelevant because there is a duet going on between the RSS and BJP. We've seen that duet. They stand exposed in the farmers' agitation. Having said that, the issue of Amazon, as raised by my senior colleague Mr. Randeep Singh Surjewala last week, is a serious issue and it merits everybody's attention. The kind of allegations on Amazon that have come to light are very serious in nature and they cannot be ignored. पांचजन्य को अमेजॉन ने भी जवाब दिया है और कहा है कि छोटे उद्यमों पर हमारा सकारात्मक प्रभाव है। भारत में 25 लाख छोटे मझोले उद्योग हमसे जुड़े हैं। विक्रेता, कारीगर, बुनकर, वितरण से जुड़े हैं साथ। महामारी में 3 लाख विक्रेता हमसे जुड़े। 75,000 स्थानीय छोटे दुकानदार साथ आए। नए जुड़े लोग 450 से ज्यादा शहरों से हैं। अमेजॉन एक्सपोर्ट प्रोग्राम तेजी पकड़ रहा है। 70,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स हमारे साथ हैं। मेट्रो के अलावा छोटे शहरों के एक्सपोर्टर्स जुड़े हैं। 200 देशों में मेड इन इंडिया सामान बेच रहे हैं।
और अब उत्तर प्रदेश से खबर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक सरकारी स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद अपने बर्तन अलग कमरे में रखने पड़ते हैं ताकि वो अगड़ी जाति के बच्चों के बर्तनों को न छू जाएं। इसे सदियों पुरानी परंपरा बताने वाली प्रिंसिपल को सरकार ने निलंबित किया, तो इसके विरोध में अगड़ी जाति वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। आज स्कूल के कुल 80 बच्चों में सिर्फ 26 बच्चे पढ़ने आए। अगड़ी जाति वालों का यह कहना है कि निलंबित प्रिंसिपल वापस आएंगी तभी उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय दौदापुर में सारे बच्चे पढ़ते तो साथ ही हैं, लेकिन मिड डे मील खाकर उन्हें अपने बर्तन जाति के हिसाब से अलग अलग रखने पड़ते हैं। बाईं तरफ दलित बच्चों के बर्तन रखने का कमरा है और दाईं तरफ ये किचन है जहां ऊंची जाति और ओबीसी बच्चों के बर्तन रखवाए जाते हैं। प्रधानपति ने रसोईया से सारे बच्चों के बर्तन धोने कहा तो उसने नाराज होकर नौकरी छोड़ दी। ये भाई क्यों है मास्टर साहब, ये क्या मतलब है? आधे बर्तन उधर रखे, आधे इधर रखे। उन्होंने क्या उधर बीसी रखे और इधर ये एससी रखे? हमने ऐसा क्यों कि भाई यहाँ सदीप से होता चला आया। बच्चे सारी कास्ट के पढ़ते हैं और रसोइयों का मतलब कहा गया कि ये बर्तन धुलो इनके बच्चों के, तो रसोइयों ने मना कर दिया कि हम एससी वर्ग के बच्चे के बर्तन नहीं धुलेंगे। यूपी के बहुत सारे स्कूलों में अक्षय पात्र जैसी किचन सर्विस चलाने वाली संस्थाएं मिड डे मील बना करके गर्म खाना स्कूलों को सप्लाई करती हैं। वहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में जहाँ रसोईया खाना बना करके मिड डे मील देता है बच्चों को, वहाँ दोनों तरह की समस्याएं हैं। अगर रसोईया दलित है तो बहुत सारे अपर कास्ट के बच्चे उससे खाना खाने को मना करते हैं, और अगर रसोईया कई जगह अपर कास्ट है तो वो दलित बच्चों के साथ भेदभाव करता है। मैनपुरी के दौदापुर गांव की आबादी करीब 1,500 है। इनमें करीब 65% अगड़ी और पिछड़ी जाति के लोग हैं और करीब 35% दलित। स्कूल की शिकायत होने पे शिक्षा विभाग ने रसोईया और उसकी सहायिका को नौकरी से निकाल दिया और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। इससे नाराज अगड़ी और पिछड़ी जाति वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। कितने बच्चे आ रहे हैं? आज 26 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं आपके विद्यालय में? 80 बच्चे हैं जी। तो 80 बच्चों में आज 26। हाँ। तो संख्या एकदम कम क्यों हो गई बच्चों की? मतलब कुछ गार्जियन कह रहे हैं कि मतलब उन्हीं जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक थी पहले उन्हें बुलाया जाए तभी इन बच्चों को स्कूल भेजिए। तो अब आप लोग बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? भाई जब तक मास्टरनी नहीं आएंगे। अच्छा, तब तक नहीं भेजेंगे? तब तक आएंगे। दलितों की सियासत में वोट के लिए चाहे जितनी पूछ हो, लेकिन समाज में तमाम जगह उनकी हालत दौदापुर प्राथमिक विद्यालय जैसी ही है। मैनपुरी के दौदापुर गांव में अरशद जमाल और कैमरामैन राजेश गुप्ता और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में खेरा रोड पर फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। कार में सवार 2 लोगों ने दूसरी कार में सवार एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद हमलावर फरार हैं। मौके से 8 खाली कारतूस और एक कट्टा बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 20 साल के टिकू खरब के तौर पर की गई है। सूत्रों के मुताबिक टिकू गैंगस्टर मंजीत महल के गैंग से जुड़ा था। पुलिस को गैंग वॉर का शक है। वो नंदू गैंग के लोगों पर हत्या का शक जता रही है। भारी बारिश की वजह से विशाखापट्टनम के हवाई अड्डे में पानी घुस गया है। पानी की वजह से कुछ घंटों तक उड़ान पर असर पड़ा। बाद में हालात सामान्य हुए। इस बीच समुद्री तूफान गुलाब को लेकर तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। हैदराबाद और कई दूसरे जिलों में लगातार बारिश हुई है। आंध्र में भी भारी बारिश से कई ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के राजपथ की झलक। राजपथ और उसके आसपास के इलाकों को नई तरह से सजाया जा रहा है। इसमें लॉन और नहरें, पेड़ों की कतारें, विजय चौक और इंडिया गेट प्लाजा शामिल हैं। इस इलाके को ब्रिटिश राज के दौरान वाइसरॉय हाउस के लिए भव्य जुलूस मार्ग के तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसे अब नया रूप दिया जा रहा है। अगली गणतंत्र दिवस परेड यानी 26 जनवरी 2022 की परेड नए राजपथ से गुजरेगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
विजय चौक से इंडिया गेट के इलाके में आजकल दिन रात काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नए राजपथ से लगे तालाबों पर 12 पुल बन रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर पत्थर का काम हो रहा है। अंडरपास का निर्माण, भूमिगत सुविधाएं, ब्लॉक और बागवानी कार्य और पार्किंग का काम भी जारी है। रविवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास के हिस्से के रूप में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन बनना है, एक आम केंद्रीय सचिवालय होना है, नया प्रधानमंत्री निवास और पीएमओ और नया उपराष्ट्रपति के लिए नया एन्क्लेव होगा। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे बात की और काम से जुड़ी जानकारियां भी लीं। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी यहां काम कर रहा हो उसे कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,000 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और ये भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। इमारत का ढांचा तिकोना होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कंपार्टमेंट होंगे। बता दें कि इसके लोकसभा चेंबर में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीट होंगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को 2024 में पूरा करने की तैयारी है। जब से 2019 में इसकी घोषणा की गई है, तब से ये भव्य परियोजना विवादास्पद रही है। समय पर सवाल उठाने के अलावा कई पुराने पेड़ों की कटाई से भी इस पर सवाल उठे हैं। 2023 में भारत G20 समिट कराने जा रहा है। तब माना जा रहा है कि विश्व भर से बड़े बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली आएंगे। तब ये जो स्ट्रेच है, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का अपने एक नए रूप में होगा, ये हमें बताया जा रहा है। और साथ में जो मेरे पीछे नॉर्थ ब्लॉक और जो साउथ ब्लॉक हैं, इन्हें भी एक नेशनल म्यूजियम में 2026 तक तब्दील करने की योजना जो है वो भारत सरकार की है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आकाश मिसाइल का नया अवतार आकाश प्राइम परीक्षण में कामयाब रहा है। आज ओडिशा में चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया।